नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। 15 अगस्त से पहले पूरे देश में सुरक्षा चाक चौबंद है। राजधानी दिल्ली में लाल किले, इंडिया गेट समेत सभी अहम जगहों पर बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। दिल्ली से लखनऊ तक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी हो रही है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली, पंजाब और कश्मीर समेत देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश बेनकाब हो चुकी है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में दहशत फैलाने की आतंकियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि अभी भी कई आतंकी 15 अगस्त के मौके पर हमले की ताक में हैं, जिसको लेकर देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था एकदम मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि 7 साल में अब तक किसी भी तरह की कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। 7 वर्ष में कोई ऐसी बड़ी घटना हमने देश के अंदर नहीं होने दी है। जो अपराधी तत्व हैं, आतंकवादी हैं या जो इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं, सबको अच्छी तरह से जवाब दिया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसी तरह से ये देश आगे बढ़ेगा, सुरक्षित रहेगा और लोगों के सम्मान की रक्षा की जाएगी। सर, कुछ खास इंतजाम किए गए हैं स्वतंत्रता दिवस को लेकर? नहीं, ये स्वाभाविक बात है। उन इंतजामों के विषय में अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन गृह राज्य मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि बीते 7 साल में अगर कहीं पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है तो उसका कारण यह है कि सुरक्षा को लेकर हम कभी कोई लापरवाही नहीं बरतते हैं। और इस बार भी वही किया जा रहा है। दिल्ली की तमाम ऐसी इमारतें जहां पर आतंकी साए का खतरा है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। फिर चाहे वो लाल किला हो, इंडिया गेट हो, राष्ट्रपति भवन हो, पार्लियामेंट हो, चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। और कमोबेश ऐसी सुरक्षा व्यवस्था राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है, हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है और तमाम चौक चौराहों पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। आतंकी साजिश के खतरे को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है और उसी के तहत देश के तमाम हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। राजधानी दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सघन चेकिंग की जा रही है। जो भी गाड़ियां बॉर्डर पर पहुंच रही हैं उनको रोका जा रहा है, तलाशी ली जा रही है और इसके बाद ही गाड़ियों को आगे प्रवेश दिया जा रहा है। और ऐसी तमाम जगहें जो कि संवेदनशील हैं, वहाँ पर आप देखिए कैसे फोर्सेस की तैनाती की गई है। फ्लैग मार्च भी किया गया है ताकि एक मैसेज जाए कि सुरक्षा में कोई भी लापरवाही फिलहाल नहीं बरती जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था हर जगह मुहैया करवाई गई है। और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरक्षा व्यवस्था का हाल बताने के लिए। ऋषभ, क्या अपडेट, क्या जानकारी है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था 15 अगस्त से पहले देखने को मिल रही है? हमें देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही राजधानी लखनऊ में अलकायदा का एक मॉड्यूल था, अंसार गजवातुल हिंद। उसके 2 आतंकी पकड़े गए थे, मुशीर और मिनहाज। उनके पास से प्रेशर कुकर बम भी बरामद हुआ था। उसके बाद एटीएस ने जैसे ही अपनी जांच आगे बढ़ाई है, उसके बाद 5 आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए को चली गई है। एनआईए अब इस अलकायदा के मॉड्यूल से जुड़े हुए तमाम और लोगों को पकड़ेगा, अपनी जांच को आगे बढ़ाएगा। लिहाजा इस बार 15 अगस्त में काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ में विधानसभा भवन के बाहर ही खड़े हुए हैं। कल यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तिरंगा फहराना है। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का एक बड़ा सेलिब्रेशन किया जाएगा। डीजीपी मुकुल गोयल की ओर से सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि जहाँ जहाँ समारोह होने हैं, समारोह स्थल पर पहले एंटी सबोटाज चेकिंग की जाएगी और वहाँ पर BDDS जो बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड होता है वो मौके पर पहुँचेगा, स्निफर डॉग आएगा। वो सारी तैयारियाँ, एक रिहर्सल सुबह हो चुका है, एक रिहर्सल अभी शाम को भी होगा और सुबह समारोह से ठीक पहले भी किए जाएंगे रिहर्सल। और ये साथ ताकीद कर दी गई है खास तौर पे कि सभी इलाकों में ड्रोन, ग्लाइडर या जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं उसके ऊपर नज़र रखी जाए, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर में ऐसे 1-2 वाक़े आए हैं जहां पर ड्रोन से कुछ हमले किए गए हैं। तो वो सतर्कता बरती जा रही है। इसी के साथ साथ जहां पर शहरों की सीमाएं दूसरे शहरों से जुड़ी हुई हैं, वहां पर सघन चेकिंग, होटल्स, मॉल। आज शनिवार है, आज वो पहला शनिवार है काफ़ी समय बाद जब लॉकडाउन से, वीकेंड लॉकडाउन से छूट दी गई है, तो मॉल्स में भी। ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
पूरे देश में अभी से आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। वाराणसी में सिंगर आस्था शुक्ला ने देशभक्ति के तराने छेड़े तो हर कोई बिना गुनगुनाए नहीं रह सका। ओ राजड़ावे तेरे सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, तेरे इश्क के मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास जल्द हो सकता है। एयरपोर्ट निर्माण का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 11वीं बैठक में ये बात सामने आई है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में एयरपोर्ट निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। बैठक में एयरपोर्ट निर्माण पर फाइनल मुहर लग गई है। सीएम योगी जेवर का दौरा भी कर सकते हैं। 2022 चुनाव अधिसूचना से पहले ही शिलान्यास हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बहुत जल्द जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हो सकता है। मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की जो 11वीं बैठक हुई उसमें यूपी के चीफ सेक्रेटरी के सामने वो मास्टर प्लान रखा गया। उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। बैठक में एयरपोर्ट निर्माण पर फाइनल मुहर लग गई है, जिसके बाद अब ये जानकारी भी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि शिलान्यास से पहले सीएम योगी जेवर का दौरा कर सकते हैं। दरअसल 2022 चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही सरकार शिलान्यास करना चाहती है। लिहाजा अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बहुत जल्द शिलान्यास हो सकता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। यूपी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें एयरपोर्ट निर्माण की प्रगति रिपोर्ट को पेश किया गया है और मास्टर प्लान पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब ये बात सामने आ रही है कि बहुत जल्द उस तारीख की घोषणा भी कर दी जाएगी जिस तारीख को एयरपोर्ट का शिलान्यास हो। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर अपडेट आया है। 14 अगस्त को लेकर पीएम मोदी का ऐलान सामने आया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं भूल सकते बंटवारे का दर्द, ये कहा है पीएम मोदी ने। लाखों भाई बहनों ने जान गंवाई, भेदभाव का जहर खत्म करने की प्रेरणा मिलेगी, पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए ये बात कही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर 14 अगस्त को लेकर पीएम मोदी ने ऐलान किया है। इसी दिन देश का विभाजन हुआ था, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान उन्होंने किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बंटवारे का दर्द हम नहीं भूल सकते हैं। लाखों भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई थी, भेदभाव का जहर खत्म करने की इससे प्रेरणा मिलेगी अगर हम इसे इस दिन के तौर पर मनाते हैं तो 14 अगस्त यानी बंटवारे पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। तो पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। उधर पीएम मोदी के फैसले पर गृहमंत्री अमित शाह ने स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया, देश के विभाजन के समय हिंसा और घृणा के साए में विस्थापित हुए हमारे असंख्य बहनों और भाइयों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का संवेदनशील फैसला स्वागत योग्य है। मुझे विश्वास है कि इस कदम से समाज से भेदभाव और द्वेष की दुर्भावना को खत्म कर शांति, प्रेम और एकता को बल मिलेगा।
और दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, एक बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है उन तमाम लोगों को याद करते हुए जिन्होंने देश के बंटवारे के वक्त अपनी जान गंवाई थी। बिल्कुल, देखिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दर्द को बयां किया, उस ट्वीट को अगर आप देखें तो उनके मन में दर्द था और यही वजह है कि आज के दिन को उन्होंने कहा है कि विभाजन विभीषक का स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और इतिहास गवाह है, आप भी जानते हैं कि 14 अगस्त का दिन किस तरीके से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त जिस तरह से हिंसा हुई थी, जिस तरह से लोग मारे गए थे, उस दर्द को ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया है और उसको याद करके उन्होंने कहा कि ये जो पीस है मन में, ये पीस जो है ये नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं एक शांति का भाव सामने आना चाहिए। यही वजह है कि पूरे विविधता दिवस के तौर पर इसको मनाने का जो है फैसला भारत सरकार ने लिया है। जी, बहुत शुक्रिया अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ताकि उन तमाम लोगों की आत्मा को शांति मिल पाए जिन्होंने देश के बंटवारे के वक्त अपनी जान गंवाई थी और साथ ही साथ आपसी सौहार्द कायम रहे, ये भी बहुत जरूरी है। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में है? खैर, अब एक जगह है जहां पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक कर आगे बढ़ाया जाएगा। हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहे हैं और ऐसे में भारतीय सेना ने इस मौके को और भी खास बनाया है। आकाश से वायुसेना और पैराट्रूपर्स वो अटैक कर रहे हैं। ये बीएमपी है जिसे आप हल्का टैंक भी कह सकते हैं। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ देश भर के अलग अलग जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान हमें कोविड-19 की दूसरी लहर में अपनों को खोने वाले कई परिवार मिले जिनको हमने टीकाकरण की अहमियत समझाई। आइए आपको दिखाते हैं कि एक 25 वर्षीय महिला की कहानी जिन्होंने दूसरी लहर में अपने पति को खो दिया। अकेली, निराश और पूरी तरह टूटी हुई। कभी कभी ऐसे लोगों के दुख के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। इनकी आंखों में वो उदासी है जो जीवन के क्षणभंगुर होने की कड़वी सच्चाई और महामारी की वजह से जितनी भी पीड़ा किरण ने सही है, उन सबको दिखा रही है। दिन के दूसरे पहर में हो रही बारिश और तेज हवाओं के बीच हमारी मुलाकात सिमरोल गांव की किरण चौहान से हुई। कुछ सालों पहले ही इनका विवाह रंजीत चौहान के साथ हुआ था। रंजीत एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे जो शायद काम के दौरान किसी अस्पताल में कोरोना संक्रमित हो गए थे। पहले भी ड्यूटी से भी आते थे, पहले बच्चे को भी नहीं वो करे, पकड़े भी नहीं, किसी को भी नहीं, पहले नहाए तभी वो करे, बच्चे को भी उठाए नहीं तो नहीं उठाए, इतनी सावधानी रखते थे वो। तो वो कोरोना से सतर्क थे, लेकिन उनके पास कोविड-19 टीके का सुरक्षा कवच नहीं था। रंजीत सिर्फ 30 वर्ष के थे और 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण मई महीने में शुरू हुआ था। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही किरण ने अपने पति को खो दिया। अब बच्चा पाते छोटा बच्चा हमारा भी इसे कैसे संभालेंगे? सतेने घर में कोई करने वाला है कि कोई रसोई वही थे।
अभी उनको गुजरे हुए 3 महीने हो गया है। और जैसे उनके बच्चे छोटे हैं तो वो लोग अभी घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं इसलिए उन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कर पाया। 25 साल में विधवा हो गई है मेरी बेटी। कोरोना के हिसाब से सब माता बहनों से कहता हूँ कि तुम सब मिल के कोरोना का टीका लगवा लो। कानपुर